नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम के विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, पार्ट 2 में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। तो वहाँ पे हमने बात की थी संयोगीकरण अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया के बारे में। अब यहाँ उसके आगे की अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन मित्रों, यहाँ नाम से हमें पता चल जा रहा है कि विस्थापन मतलब यहाँ पर क्या होता होगा कि जो कोई अभिकारक में परमाणु या परमाणु समूह है उसका विस्थापन कोई दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा होता होगा। विस्थापन का मतलब कि स्थान का फेरबदली हो जाता होगा। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि देखिए, यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn है। ये हमें क्या दे रहा है? ZnSO4 प्लस Cu। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो CuSO4 में जो Cu है उसका विस्थापन यहाँ का जो Zn परमाणु मतलब कि जिंक परमाणु है वो ये CuSO4 में कॉपर का जो है वो विस्थापन कर देता है, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है ZnSO4। मतलब कि ये जो Cu को है वो अलग कर देगा और Cu अलग हो जाएगा और जो Zn है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा और ZnSO4 बना देगा। तो अब मित्रों याद रखिएगा कि यह अभिक्रियाएं कैसे होती है। तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए वो कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापन कर दे रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम ZnSO4 प्लस Cu के साथ करूं तो यह आगे अभिक्रिया हो पाएगी नहीं। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम सक्रिय धातु है। कॉपर जिंक को विस्थापित कर सकती नहीं है। अब विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण में हम देखेंगे जैसे कि जो लेड है मतलब कि Pb है वो CuCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें प्राप्त होता है PbCl2 प्लस Cu। तो देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि देखिए जो लेड है वो कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। तो वो क्या करेगा कि जो कॉपर है उसका विस्थापन कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा और Cl के साथ जुड़कर PbCl2 बना देगा और कॉपर जो है वो अलग विस्थापित हो जाएगा। उसी तरह से Fe प्लस CuSO4 के साथ हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो Fe है वो कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। तो वो क्या करेगा कि ये जो CuSO4 में से कॉपर है उसका विस्थापन कर देगा, मतलब कि उसको अलग कर देगा और SO4 के साथ जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा FeSO4। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए मित्रों, पिछले में हमने क्या देखा था कि वहां पर खाली एक परमाणु समूह दूसरे परमाणु समूह को विस्थापित कर रहा था, परंतु इस अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई आयन या फिर एक से अधिक परमाणु एक दूसरे को विस्थापित करते होंगे, इसलिए ऐसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ पर द्विविस्थापन नाम में लिखा हुआ है, मतलब कि दो का विस्थापन होता होगा, दो परमाणु समूहों का यहाँ पर विस्थापन होता है। वहां पे केवल एक ही परमाणु समूह का विस्थापन हो रहा था विस्थापन अभिक्रिया में, परंतु द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो परमाणु समूह का विस्थापन होगा। तो देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैं बात करूं Na2SO4 aqueous प्लस BaCl2 aqueous that gives BaSO4 प्लस NaCl aqueous। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए जो Na2SO4 है उसमें जो SO4-2 आयन है, देखिए Na2SO4 में दो प्रकार के आयन आए हुए हैं, Na प्लस और SO4-2। उसी प्रकार से BaCl2 में भी दो प्रकार के आयन आए हुए हैं, Ba प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो BaCl2 में जो Cl माइनस वाला जो आयन है वो Cl माइनस Na के साथ जुड़ जाता है और हमें क्या देता है?
NaCl देता है। उसी प्रकार से जो Ba+ आयन है वो SO4-2 के साथ जुड़ जाता है और वो हमें देता है BaSO4। इस प्रकार से दो प्रकार के हमें तत्व प्राप्त होते हैं। एक तो हमें प्राप्त होता है BaSO4 और दूसरा हमें प्राप्त होता है NaCl। उसी प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि CuSO4 + 2NaOH that gives CuOH twice plus Na2SO4। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो SO4-2 आयन है, यहाँ पर दो प्रकार के आयन हमें नजर आ रहा है, एक SO4-2 और यहाँ पर है Cu+2। उसी तरह यहाँ पर है Na+ और दूसरा है OH-। तो जो OH- है वो Cu के साथ जुड़ के CuOH ट्वाइस बना रहा है। उसी प्रकार से SO4-2 है वो Na के साथ जुड़ जा रहा है और Na2SO4 बना दे रहा है। उसी प्रकार से उसके आगे की अभिक्रिया भी एक है, जिसमें देखिए हम देख सकते हैं कि KCl, मतलब कि यहाँ पर भी दो प्रकार के आयन है, K+Cl-, और उसी तरह यहाँ पर AgNO3 Ag+ और NO3- आयन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो Ag के पास NO3- आयन है ना, वो K+ के साथ जुड़ के KNO3 बना दे रहा है और उसी तरह जो Ag है वह Cl- के साथ जुड़कर AgCl बना दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर दो आयनों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब जिस अभिक्रिया में जल के अविलेय लवण प्राप्त होते हो उसे हम अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। कैसा अभिक्रिया कहेंगे हम? उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दोनों की भी जब अभिक्रियाएं होती है तो यहाँ पर द्विविस्थापन की अभिक्रिया तो हो ही रही है, उसके साथ साथ जो हमें BaSO4 मिल रहा है यह जल में अविलेय होता है, जल में विलेय होता नहीं है। एक श्वेत रंग का हमें पदार्थ होता है जो ये जल में अविलेय होता है। अब ये अविलेय है इसलिए हम इसे अवक्षेप कहेंगे। रासायनिक विज्ञान में ऐसे जल के में अविलेय पदार्थों को अवक्षेप कहा जाता है, तो इसे हम अवक्षेप कहेंगे और इस अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि उपचयन तथा अपचयन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मित्रों, मतलब कि इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ता है और या फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन का ह्रास होगा, मतलब कि हाइड्रोजन वहां से दूर हो जाएगा। इसलिए ऐसे अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या फिर इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो 2Mg + O2 दैट गिव्स ट्वाइस MgO। तो अब देखिए, यहाँ पर अभिकारक में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो देखिए, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसके वजह से क्या हमें प्राप्त हो रहा है? MgO प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ, किस लेके? देखिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसकी वजह से इधर ऑक्सीजन का योग हुआ, इसलिए हम इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या फिर हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं जिसमें S + O2 दैट गिव्स SO2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर अकेला है, अब यहाँ पर O2 इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब O2 का योग हुआ। तो O2 का योग हुआ इसीलिए हम इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या फिर ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहेंगे। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2H2S + O2 दैट गिव्स ट्वाइस H2O + 2S। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, एक में से ऑक्सीजन दूर, एक में से हाइड्रोजन ह्रास हो रहा है और दूसरे में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब हाइड्रोजन का ह्रास होना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, दोनों ही अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं मानी जाएगी? उपचयन अभिक्रियाएं मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो H2 के साथ जुड़ जा रहा है। अब H2 के साथ जुड़ के वो क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए हम इसे ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहेंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो सल्फर है वो
सल्फर से हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, तो इसका भी क्या हुआ, उपचयन हुआ माना जाएगा। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि अपचयन अभिक्रिया। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रियाएं कही जाएगी। ये उपचयन अभिक्रिया से विपरीत है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर यहाँ से ऑक्सीजन दूर हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें जुड़ेगा। इसके वजह से इसे हम अपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि हम बात करें MgO, तो इसका हम विघटन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2Mg + O2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन दूर हो रहा है। देखिए यहाँ पर MgO है, MgO ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से इसका जब मैंने विघटन किया तो मैग्नीशियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन दूर हो रहा है, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। उसी प्रकार से आप इसका दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं कि 2KClO3 वह जब अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है 2KCl + 3O2। तो देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो KClO3 है उसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है और ऑक्सीजन दूर हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन के दूर होने की प्रक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और ये अपचयन किसका हो रहा है, तो वो हो रहा है KClO3 का हो रहा है, जिससे हमें KCl प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक अभिक्रिया है H2 + Cl2 दैट गिव्स 2HCl। तो यहाँ पर देखिए Cl2 में H2 जुड़ रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना भी एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया माना जाता है, अपचयन अभिक्रिया माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसके वजह से हम इसे अपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया की संयुक्त रूप से बात करते हैं और इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए ये अभिक्रियाएं हम लगभग सभी जगह पर देखते रहते हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता हो, तो उसे हम उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या होता होगा कि एक अभिकारक जो है वो उपचयित होता होगा और दूसरा जो अभिकारक है वो क्या होता होगा, अपचयित होता होगा। मित्रों हमारे दैनिक जीवन में जितने भी अभिक्रियाएं होते हैं ज़्यादातर ये रेडॉक्स अभिक्रियाओं के आजू बाजू में ही होती रहती है। तो उसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण है कि CuO + H2। जब हम इनका तापन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है Cu + H2O। तो मित्रों अब हमें याद है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो तो उसका उपचयन होता है और जिसमें से ऑक्सीजन ह्रास होता हो, दूर होता हो, उसका अपचयन होता है। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही अभिक्रियाएं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अकेला है। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिसके वजह से H2O बन रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका मतलब कि इसका क्या माना जाएगा कि इसका हुआ है उपचयन हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए CuO2 है, यहाँ से ऑक्सीजन दूर हुआ है, CuO में से ऑक्सीजन दूर हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर हुआ, तो खाली बचा क्या, कॉपर बचा, जिसे हम अपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे। मतलब कि एक ही अभिक्रियाओं में दोनों के दोनों आप अभिक्रियाएं देख सकते हैं कि यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है एक ही अभिकारक में। तो इसके वजह से इसे हम कहेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं। उसके बाद कुछ हम उसके अन्य उदाहरण देखते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ZnO + C दैट गिव्स Zn + CO। तो मित्रों आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि देखिए Zn के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर जब Zn का उत्पाद बनता है तो वहाँ से ऑक्सीजन दूर हो जाता है। अब ऑक्सीजन के ह्रास होने वाली अभिक्रिया को कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। मतलब कि यहाँ पर ZnO का क्या हुआ होगा, अपचयन हुआ होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कार्बन अकेला है, अब उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब कि कार्बन का क्या किया होगा,
उपचयन हुआ होगा या फिर ऑक्सीकरण हुआ होगा। उसी प्रकार से हम कुछ दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं कि MnO2 + 4HCl दैट गिव्स MnCl2 + 2 H2O + Cl2। तो आप देखिए यहाँ पर MnO2 है, अभिकारक में MnO2 है, परंतु उत्पाद में MnCl2 है, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या MnO2 में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसीलिए इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसी प्रकार से 4HCl है, तो यहाँ में से देखिए यहाँ से क्लोरीन का ह्रास होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की कहते हैं। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं धातुओं का संचारण। तो धातुओं का संचारण क्या होता है मित्रों, तो उसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय या ह्रास होता हो, उसे हम धातुओं का संचारण कहेंगे। तो देखिए हवा में रही हुई नमी या फिर ऑक्सीजन के कारण क्या होता है कि धातुओं का यहाँ पर ह्रास हो जाता है, इसके कारण इसे हम संचारण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली इस संचारण अभिक्रियाओं को लोहे की चीज वस्तुओं में देख सकते हैं। जब हम उसे हवा में खुला रख देते हैं नमी वाले वातावरण में, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, और वो जो जंग लगने वाली प्रक्रिया है उसे ही हम संचारण कहते हैं। तो उदाहरण के लिए लोहे की बनी वस्तुएं आरंभ में तो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद वायु की नमी या फिर ऑक्सीजन के प्रभाव से उनमें लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और इस अभिक्रिया को जंग लगना कहते हैं, और जंग लगना को ही हम संचारण अभिक्रियाएं कहेंगे। उसी प्रकार से अलग अलग धातुओं पे अलग अलग प्रकार के जंग लगते हैं। जैसे कि हम बात करें जो हमारी चांदी है, चांदी के सतह पर काला रंग का जंग लगता है, उसी तरह जो हमारा तांबा है उस पर हरे रंग का संचारण हम देख सकते हैं। अब देखिए कि संचारण के नुकसान क्या क्या होते हैं। तो देखिए संचारण के कारण क्या होता है कि कार के ढांचे, पल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। अब क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो देखिए इसके वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर नुकसान होता है, जो लोहे से बनी वस्तुएं हैं उनका क्षय हो जाता है, और क्षय होने की वजह से वो काम की रहती नहीं है। तो इसके लिए हमें संचारण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो संचारण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, तो संचारण से बचाव के लिए कुछ हमारे पास उपाय है। तो देखिए संचारण से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोहे पर हम पेंट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि लोहा सीधा वायु के संपर्क में या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता, और उसे हम जंग लगने से बचा सकते हैं। तो मतलब कि पहला उपाय हम क्या कर सकते हैं कि जो भी ऐसी सक्रिय धातुएं हैं, जैसे कि हम बात करें लोहा, तो उसके ऊपर हम कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसके ऊपर ऑयल का लेप चला सकते हैं, तो जिससे वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, तो उसका संचारण होगा नहीं। उसी तरह अधिक क्रियाशील धातु की सतह पर कम क्रियाशील धातु के सतह का परत चढ़ा दिया जाता है। तो मित्रों इसे हम कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजेशन का यूज बहुत अधिक प्रमाण में होता है। ज़्यादातर क्या किया जाता है कि जो लोहे की सतह होती है उसके ऊपर हम जिंक का लेप चढ़ा देते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइज जिंक कहते हैं, और इसका ज़्यादातर यूज़ हम जो पानी वाली जहाज होती है वहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। उसी प्रकार से अब अगला हमारा सवाल है कि विकृति घनता। तो देखिए विकृति घनता क्या होता है, पहले वो देखते हैं कि जब वसायुक्त या फिर तेलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। अब यह परिवर्तन क्यों आता है, क्योंकि वायु के ऑक्सीजन में संपर्क में आकर तेल या फिर वसा उपचयित हो जाता है, जिनसे उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, और इस घटना को हम कहते हैं विकृति गंधता। इस विकृति गंधता को आप मित्रों सबसे सरल रूप में देख सकते हैं, जब हम चिप्स को जब तल के रखते हैं तो अगर हम उसे खुला रखेंगे तो उनके स्वाद और गंध बदल जाता है। तो वो जो स्वाद और गंध जो बदलने की क्रिया है, उसी हम स्वाद और गंध बदलने की क्रिया को हम कहते हैं विकृति गंधता। अब यह विकृति गंधता किसके वजह से हुई है, तो वो हुई है ऑक्सीजन के संपर्क में आने के वजह से। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो उनका उपचयन हुआ, और ये उपचयन होने के वजह से ही ये जो उनका स्वाद है उसमें परिवर्तन आता है, और इसे हम विकृति गंधता कहते हैं। तो इसका उपाय में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे क्या करेंगे कि ऑक्सीजन से अगर हम इन्हें दूर रखें, ऐसे पदार्थों को जो तेलीय और चर्बी युक्त जो पदार्थ है
उसे अगर हम ऑक्सीजन से दूर रखेंगे तो हम ये विकृति गंधता से उन्हें बचा सकते हैं। तो उन्हें रोकने के उपाय कुछ इस प्रकार से कि तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री को उपचयन से रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मतलब कि जो ऑक्सीकरण को रोक दे, ऐसे पदार्थ उसके अंदर मिलाए जाते हैं। अब खाद्य सामग्री में वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है जिससे उपचयन की अभिक्रियाएं कैसी हो सके, धीमी हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम वेफर से या फिर कुछ भी देखें तो उसे हम पैकिंग करके रखते हैं, पूरी पैकिंग करके रखते हैं, जिसके वजह से वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता और वो अधिक समय तक सुरक्षित रह पाता है। तो जो भी खाद्य सामग्री है उन्हें ऐसी पैकिंग या फिर ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए जिसमें वह ऑक्सीजन के संपर्क में न आए। और चिप्स आदि की पैकिंग करते समय उसमें ऑक्सीकारक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। मतलब कि यहाँ पर देखिए जो चिप्स होता है उसमें ऑक्सीकरण को हटाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जैसे उसके अंदर हम N2 मतलब कि नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं जिसके वजह से उनका उपचयन न हो पाए।